नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें साथियों हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया तथा इसके एमसीक्यू भी देख लिए। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अवश्य देखें। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। सतत विकास रिपोर्ट 2025 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात एसडीजी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? UNSDSN ने, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। कौन सा संस्करण था? 10वां। कब जारी की? 24 जून 2025 को। इसमें शीर्ष देश कौन रहा? फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में 17 एसडीजी लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर प्रगति को दर्शाया जाता है। 30 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच स्पेन के सेविल में होने वाले विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 से पूर्व प्रकाशित की गई। 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर किया जाता है। 0 का अर्थ है कुछ भी नहीं, 100 का अर्थ है सभी लक्ष्य पूरे। 2030 तक केवल 17% लक्ष्यों को ही पूरा करने की संभावना जताई गई है। यूरोपीय देशों विशेषकर नॉर्डिक राष्ट्रों ने शीर्ष 20 में दबदबा बनाए रखा है, यानी शीर्ष 20 में 19 देश यूरोप से हैं। G20 देशों में ब्राजील 25वें स्थान पर है और OECD में चिली 7वें स्थान पर है। पूर्व व दक्षिणी एशिया ने 2015 के बाद से सबसे तेज प्रगति दर्ज की है। शीर्ष प्रगति करने वाले देश नेपाल ने +11.1 की दर से प्रगति की है, बाद में कंबोडिया ने, फिर फिलीपींस ने, फिर बांग्लादेश ने और उसके बाद मंगोलिया ने। टॉप 10 राष्ट्र देखें तो 1 नंबर पर है फिनलैंड, 2 नंबर पर है स्वीडन। सूचकांक में भारत की स्थिति देखें तो SDR 2025 रिपोर्ट में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है 66.95 अंकों के साथ। पहली बार भारत ने SDG रैंकिंग में 100 में स्थान पाया है, यानी अंडर 100 आया है। पिछली साल 2024 में 109वां स्थान था, अब की बार कितना है? 99वां। भारत की यह प्रगति एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में सुधार और सामाजिक आर्थिक योजना के प्रभाव को दर्शाती है। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो चीन की रैंक कितनी है? 49, भूटान की 74, नेपाल की 85, श्रीलंका की 93, बांग्लादेश की 114, म्यांमार की 116, पाकिस्तान की 140, अफगानिस्तान की 160। चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका ये भारत से अच्छी स्थिति में हैं, जबकि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान व अफगानिस्तान भारत से बुरी स्थिति में हैं, यानी इनकी रैंक भारत के बाद है। भारत की कितनी है? 99वीं रैंक कितनी है? 99वीं। स्कोर कितना है? 66.95। वर्ल्ड का ओवरऑल स्कोर कितना है? 68.6 और चेंज कितना आया है 2015 के बाद? +4.9 का। तो साथियों एसडीजी इंडेक्स में टोटल 126 इंडिकेटर और 102 ग्लोबल इंडिकेटर और 24 एडिशनल इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। 167वें स्थान पर साउथ सूडान है 41.6 स्कोर के साथ। एसडीजी रिपोर्ट का ये 10वां ग्लोबल एडिशन था। पहला एडिशन कब जारी हुआ था? 2016 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 ETI किसने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने। कब जारी की? 18 जून 2025 को। शीर्ष स्थान किसका है? स्वीडन का। निम्नतम स्थान किसका है? कांगो रिपब्लिक का, यानी 118वां स्थान। WEF ने अपनी रिपोर्ट फोस्टरिंग
इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2025 के अंतर्गत वैश्विक ऊर्जा सूचकांक ETI जारी की। टोटल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 118 देशों को। 2025 में ETI स्कोर में 1.1% का सुधार दर्ज किया गया, जो बीते 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर से 2 गुना है। ऊर्जा सुरक्षा में ठहराव बना हुआ है। कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 65% देशों ने अपने स्कोर में सुधार किया है। 28% देशों ने सुरक्षा, इक्विटी और स्थिरता तीनों में एक साथ प्रगति की है। अमेरिका 17वें स्थान पर है। नाइजीरिया ने 2016 के 109वें स्थान से बढ़कर 61वां स्थान पा लिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने मध्य पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की है। भारत ने ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। टॉप 10 देश में पहले नंबर पर कौन है? स्वीडन। 2 नंबर पर फिनलैंड। भारत का 71वां स्थान है 53.3 स्कोर के साथ। पिछले साल कितना था? 63वां स्थान, यानी अब की बार रैंकिंग में क्या आई है? गिरावट आई है। तो साथियों, SDG रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर था? 99वें स्थान पर। जबकि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। अब साथियों, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को देखते हैं, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI इंडेक्स 2025 किसने जारी किया? IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। कब जारी किया? जून 2025 में। शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड। कितने देशों को शामिल किया गया? 163 देशों को, जो वैश्विक जनसंख्या का 99.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूचकांक में कितने संकेतांकों को शामिल किया गया? 23 संकेतांकों को। और कितने क्षेत्रों को? 3 क्षेत्रों को। सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण की डिग्री। इस रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के चलते वैश्विक शांति के स्तर में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है। 2008 से औसत देश स्कोर में 5.4% की गिरावट आ चुकी है। 74 देशों ने अपनी शांति स्थिति में सुधार किया है। आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र लगातार 10वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। 2025 के सूचकांक में रूस 2 स्थान नीचे गिरकर 163वें यानी अंतिम स्थान पर आ गया है, जबकि यूक्रेन 162वें स्थान पर है। विश्व के 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची देख सकते हैं। 1 नंबर पर आइसलैंड, 2 नंबर पर आयरलैंड, 3 नंबर पर न्यूजीलैंड, 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थिति क्या है? भारत 2.229 के GPI स्कोर के साथ 115वें स्थान पर है। 2024 में कौन से स्थान पर था? 116वें स्थान पर। अब की बार 0.58% सुधार के साथ 115वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत से अच्छी स्थिति में कौन से पड़ोसी हैं? भूटान 21वें स्थान पर, नेपाल 76वें स्थान पर, श्रीलंका 97वें स्थान पर, चीन 98वें स्थान पर। और भारत से बुरी स्थिति में कौन से देश हैं? बांग्लादेश 123वें स्थान पर, पाकिस्तान 144वें स्थान पर, म्यांमार 153वें स्थान पर, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर। साथियों, SDG इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 99वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। जबकि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 115वें स्थान पर। इसके अलावा साथियों देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन कश्मीर मुद्दे पर और पाकिस्तान द्वारा अप्रैल 2025 का टेरर अटैक, नेपाल सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाला साउथ ईस्ट एशिया में और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा गिरावट करने वाला देश है। ये साथियों आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। 1 नंबर पर USA, 2 नंबर पर चाइना, 3 नंबर पर रशिया और 4 नंबर पर इंडिया, 5 नंबर पर नॉर्थ कोरिया। अगला टॉपिक सिपरी ईयरबुक 2025
जारी। इसमें परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट आई है। सिप्री का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट कब जारी की गई? 16 जून 2025 को। सिप्री ईयरबुक 2025 ये इनकी वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक परमाणु हथियारों की स्थिति पर गंभीर चिंता को दर्शाती है। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। किसके पास? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इनमें से 9,614 हथियार चलाने योग्य माने जाते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी है विश्व नई परमाणु हथियारों की होड़ की ओर बढ़ रहा है। भारत के पास परमाणु वॉरहेड की संख्या 2024 में 172 थी और 2025 में बढ़कर कितनी हो गई? 180। भारत कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। चीन हर वर्ष 100 नए परमाणु बम जोड़ रहा है जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। इस लिस्ट में देश दे रखे हैं। तैनात हथियार कितने हैं, स्टोर कितना है और कुल कितने हैं। तो साथियों, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 3700 हथियार हैं और सबसे ज़्यादा तैनात भी अमेरिका ने परमाणु हथियार कर रखे हैं। उसके बाद रूस, उसके बाद यूके, फिर फ्रांस, फिर चाइना और फिर भारत। भारत कौन से स्थान पर आता है? 6th स्थान पर आता है। भारत के पास कुल 180 परमाणु हथियार हैं जिसमें तैनात एक भी नहीं कर रखा है और टोटल ये सभी के सभी क्या हैं? संग्रहित हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, संग्रहित हैं सभी, एक भी तैनात नहीं कर रखा है। उत्तर कोरिया के पास 50 और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। तो साथियों, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ये 4 देश हैं, इन्होंने हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं। टोटल कितने हो गए? 9,614 हथियार हो गए। इसमें 3912 तैनात कर रखे हैं और 5702 संग्रहित हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक सबसे बड़ा सप्लायर कौन रहा? यूएसए, ग्लोबल शेयर 43%, उसके बाद फ्रांस 9.6%, उसके बाद रशिया, फिर चाइना और सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा? 1 नंबर पर यूक्रेन 8.8%, 2 नंबर पर इंडिया 8.3%, 3 नंबर पर कतर और 4 नंबर पर सऊदी अरेबिया, 5 नंबर पर पाकिस्तान। इसके अलावा साथियों, इसमें एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की संधि हुई थी, उसका रिव्यू साइकिल होगा 2026 में। इसके अलावा सीटीबीटी 1996 के बारे में दे रखा है। सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। साथियों, इसमें 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसी के साथ सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पापुआ न्यू गिनी 178वां देश बन गया है। इसके बाद TPNW 2017 के बारे में दे रखा है, यानी द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। साथियों, 2024 में इंडोनेशिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, सिएरा लियोन और सोलेमान द्वीप द्वारा अनुसमर्थन के बाद इनमें शामिल राज्यों की संख्या 73 हो गई है। वर्ष के अंत तक 25 अन्य राज्यों ने भी हस्ताक्षर किए थे लेकिन संधि की पुष्टि नहीं की। बायोलॉजिकल वेपन्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी BWC 1972 के कन्वेंशन के बारे में दे रखा है कि जिसमें तुआला एंड माइक्रोनेशिया ने साइन कर ली है 2024 में। इसी के साथ इसमें सदस्यों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है और 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी बायोलॉजिकल वारफेयर प्रतिबंधित है। केमिकल वेपन्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, केमिकल वेपन के लिए CWC कन्वेंशन 1993 में किया गया। 19
1997 से प्रभावी हुआ। 193 देश इसमें शामिल हैं। कन्वेंशन आर्म कंट्रोल एंड द रेगुलेशन ऑफ इनह्यूमन वेपन्स संधि 1981 में की गई। साथियों, अगला टॉपिक प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार विश्व में मुस्लिम आबादी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। 10 जून 2025 को इन्होंने विश्व की धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वर्ष 2010 से 2020 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। मुसलमानों की जनसंख्या 347 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो गई, जो किसी अन्य धार्मिक समुदाय से काफ़ी ज़्यादा है। ईसाई 2.3 बिलियन की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, लेकिन उनकी वृद्धि 122 मिलियन रही। हिंदू आबादी वैश्विक स्तर पर लगभग 14.9% पर स्थिर बनी हुई है। बौद्धों की संख्या 19 मिलियन की गिरावट आई है, अब कितनी है? 324 मिलियन। धर्मनिरपेक्ष या किसी धर्म को न मानने वालों की संख्या 270 मिलियन बढ़कर अब दुनिया की 24.2% आबादी हो गई है। यह रिपोर्ट वैश्विक धार्मिक जनसंख्या में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाती है और मुस्लिम जनसंख्या की तेज वृद्धि की ओर रेखांकित करती है। वैश्विक धार्मिक जनसंख्या बिलियन में और प्रतिशत दे रखा है वैश्विक जनसंख्या का, तो सबसे ज़्यादा ईसाई की 2.3 बिलियन और विश्व आबादी की 28.8% और परिवर्तन हुआ है +5.7 का। मुस्लिम आबादी है 2 बिलियन और कितनी है? विश्व की 25.6% और परिवर्तन हुआ है +20.7 का। हिंदू आबादी 1.2 बिलियन के साथ 14.9% है। बौद्ध आबादी 0.32 बिलियन यानी विश्व की 4.1% है। यहूदी 0.01 बिलियन विश्व जनसंख्या की 0.2% है। तो बौद्धों में -5.4 की कमी आई है, बाकी सभी में वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि मुस्लिम में +20.7 का, उसके बाद हिंदू में +12 का, इसके बाद यहूदी में +6.2 का, उसके बाद ईसाई में +5.7 का और कमी आई है बौद्ध में -5.4 की। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी देखें तो इंडोनेशिया में, फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। साथियों, वैश्विक स्तर पर 3 एडल्ट हैं, वो एक धर्म को छोड़ रहे हैं और किसी अन्य धर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथियों, मुस्लिम में एक बंदा छोड़ रहा है तथा 1.2 व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। हिंदू में 1.3 छोड़ रहे हैं और 1 ज्वाइन कर रहे हैं। बुद्धिस्ट में 1.8 छोड़ रहे हैं और 1 ज्वाइन कर रहा है। क्रिश्चियन में 3.1 धर्म को छोड़ रहे हैं तथा 1 ज्वाइन कर रहा है। साथियों, नास्तिक में 1 छोड़ रहा है और 3.2 नास्तिक को ज्वाइन कर रहे हैं। अब साथियों, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा कब की? 15 से 16 जून 2025 को। सबसे पहले साइप्रस गए, उसके बाद कनाडा गए और सबसे अंत में क्रोएशिया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ मुलाकात की और भारत साइप्रस व्यापार गोलमेज बैठक में भाग लिया। दोनों देशों ने गिफ्ट सिटी गुजरात में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकेंगी। इससे NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और UPI आधारित यानी यूरो बैंक साइप्रस ने सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू करने पर सहमति जताई है। रक्षा, व्यापार, जलवायु और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III से अलंकृत किया गया।
साइप्रस 1 जनवरी 2026 से EU यानी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। कनाडा यात्रा। प्रधानमंत्री ने 16 से 17 जून 2025 को कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कनाडा में कहाँ पर आयोजित की गई G7 शिखर सम्मेलन? कान्नानास्किस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगातार छठी G7 की भागीदारी है गेस्ट नेशन के रूप में। प्रधानमंत्री जी ने शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। और ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा विषय पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वोन डेर लेयेन प्रमुख रहे। तो साथियों, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? अर्सुला वोन डेर लेयेन। G7 समिट का कौन सा संस्करण था? 51वां संस्करण। आयोजन कब किया गया? 16 से 17 जून 2025 को। कहाँ पर? कान्नानास्किस, अल्बर्ट, कनाडा में। इसमें कौन सदस्य शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। आमंत्रित देश कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। इस वर्ष की G7 शिखर सम्मेलन वार्षिक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। रूस भी पहले इसी ग्रुप का हिस्सा होता था, तब इसे G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 में इसे इस ग्रुप से बाहर कर दिया और ये G7 देश कहलाने लगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बनाई गई। आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। क्रोएशिया प्रवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2025 को अपने 3 दिवसीय विदेशी दौरे की अंतिम यात्रा क्रोएशिया में की और क्रोएशिया की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से मिले। कृषि सहयोग पर समझौता हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समझौता हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कार्यक्रम हुआ। जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी संकाय स्थापित करने हेतु MOU किया गया। तो जाग्रेब विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्रोएशिया में। अगला टॉपिक, इजराइल ईरान संघर्ष और अमेरिकी हस्तक्षेप। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य स्थल पर 13 जून 2025 को हवाई हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ने ईरान के विरुद्ध अपने इस सैन्य ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इसके तहत ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों नतांज, इस्फहान और फोर्डो को बमबारी कर नष्ट करने का प्रयास किया गया और हमलों में ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल के इन हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान ने अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGS ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसके माध्यम से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कोड नेम पहली बार 13 से 14 अप्रैल 2024 को इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान दिया गया था। अमेरिकी सेना ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। अमेरिका ने पहाड़ के नीचे बने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों को नष्ट करने का दावा किया। दुनिया का सबसे विशालकाय बंकर बस्टर GBU-57 बम गिराया। ईरान ने 23 जून 2025 को जवाब में कतर में अमेरिका के अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने 12 दिन लंबे संघर्ष को द 12 डे वॉर कहा। अगला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन।
साथियों 3 जून 2025 को 79वें सत्र के दौरान लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्यों को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2026-27 के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना जाता है? 2 साल के लिए। लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, कोलंबिया 7वीं बार, कांगो, DR, बहरीन और लाइबेरिया दूसरी बार सदस्य बने हैं। इनके कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक होंगे। ये अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे। कुल सदस्य कितने होते हैं? 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास वीटो शक्ति होती है। अस्थायी सदस्य हर वर्ष 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है 2 वर्षों के लिए। अगला टॉपिक, भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता 2025 से 2028 के लिए यानी 3 सालों के लिए। 3 जून 2025 को हुए चुनाव में भारत ने DARPG सचिव V श्रीनिवास को 61.7% वोटों से अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिद्वंदी को हराया। पहली बार है जब IIAS के 100 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष का चुनाव मतपत्र से हुआ और भारत को यह भूमिका मिली। IIAS की स्थापना 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 31 सदस्य हैं इसमें टोटल। भारत 1998 से इस संस्थान का सदस्य है। यह संस्थान लोक प्रशासन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। अगला टॉपिक, बांग्लादेश ने जारी की नई करेंसी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 जून 2025 को अपने 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए, जिसमें से बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया। नए नोटों में कोई मानव चित्र नहीं होगा। डिजाइन में प्राकृतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक स्थल, हिंदू व बौद्ध मंदिर और ब्रिटिश काल के अकाल प्रचित्र शामिल हैं। ब्रिटिश काल के अकाल प्रचित्र किसने बनाए थे? जैनुल ओबिदीन ने। 1972 से बांग्लादेशी मुद्रा पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर छपती रही है। बांग्लादेश के संस्थापक और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे मुजीबुर रहमान। अगला टॉपिक, निकारागुआ बना मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां देश। तो WTO के 101वें मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला देश कौन बन गया है? निकारागुआ। कब स्वीकार किया? 2 जून 2025 को WTO की 12वीं मंत्रिपरिषद बैठक में। WTO के 2/3 यानी 111 सदस्यों की स्वीकृति इसके लिए जरूरी है और केवल 10 और देशों की मंजूरी अभी बाकी है। यह समझौता अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर सब्सिडी रोककर वैश्विक मछली स्टॉक की सुरक्षा करेगा। अगला टॉपिक, चीन ने दुनिया का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया। बीजिंग के बिहांग विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा विकसित इस चिप में नई हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर HSN कंप्यूटिंग पद्धति होगी। तकनीकी का उद्देश्य अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के साथ साथ कंप्यूटिंग की मौजूद सीमाओं जैसे पावर वॉल और आर्किटेक्चर वॉल को तोड़ना है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के MCQ। उसके बाद करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हों तो नीचे कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।